दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार मार्कंडे की कहानी दौने की पत्तियां। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार एक गरीब किसान की त्रासदी को दिखाता है। गरीब किसान अपनी मानवता के चलते उसका बुरा करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरा चाहकर भी नहीं कर पाता, जबकि व्यवस्था के सभी अंग मिलकर गरीब किसान के प्रति बुरा बर्ताव करते हैं, उसकी जमीन हड़प लेते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि किसी भी योजना की कीमत समाज के गरीबों को ही ज्यादा उठानी पड़ी है। इस कहानी में भी इस सच को दोहराया गया है। प्रस्तुत है कहानी दौने की पत्तियां। हवा में कुछ गर्मी थी। आसमान का रंग कहीं भी धूमिल नहीं हुआ था। सामने फैले विस्तृत भूखंड का हल्का नीलावरण भोला की दृष्टि में एकाग्र होकर चुपचाप बैठ गया था। बहुत ही गुमसुम, जैसे प्रकृति का जीवन ही भूल से कहीं खो गया हो। सामने वाली नीम की पत्तियां भी किसी अनुशासन में स्थिर खड़ी थी। भोला ने ऊपर से नीचे तक उस नीम के पेड़ को निहारा। 5 ही बरस हुए इसे लगाए, लेकिन कैसा चितनार हो चला है। गांव में किसके पास इतना सुंदर नीम का पेड़ है। डालियां जैसे धरती को चूमने बड़ी आ रही है, और जड़ के पास का ये चबूतरा। उसका मन चहक उठा। लोगों की कहीं बातें याद आने लगी। भाई भोला का क्या कहना, इनका हर काम ही निराला होता है। देखो ना, चबूतरा क्या है, जैसे सिलमिट से पलस्तर किया हो। भोला जहां ना हाथ लगा दे। 1 बीघा भूमि में इतनी पैदा कहाँ। धरती तो सोना उगलती है, सोना। इसके लिए कैसी साफ सुथरी झोपड़ी बना रखी है। इस वीरान भूतही जगह को गांव की दुल्हन बना देना कोई मामूली बात है। 1 बीघे पतले लंबे नहरी खेत के एक सिरे पर भोला की यह सृष्टि गांव की दुल्हन नाम से पुकारी जाती है। यही भोला का राज है। एक और साग भाजी का कोइरार और दूसरी ओर एक झोपड़ी। उसके आगे एक छोटा सा आंगन। आंगन के चारों ओर एक चौड़ी मेड़, जिसकी नाली में मरसा, मकोई, तुलसी और दौना से लेकर बैजंती, रातरानी और गुलदाउदी के पौधे लहलहाते रहते हैं। दौना भोला को बहुत प्रिय है। प्रायः अपने घर आए जाने माने लोगों का स्वागत करते समय वो दौने की पत्तियां भेंट करना नहीं भूलता। लेकिन भोला को आज हो क्या गया है? क्यों उसकी आत्मा इतनी रिक्त हो गई है? उसने कोई पाप नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का पेट नहीं काटा। वो मेहनत करके खाता है, पसीना जलाकर मिट्टी से अन्न जुटाता है। फिर उसके लिए दुख कैसा? मेरा बच्चा स्कूल से जल्दी क्यों नहीं लौट आता? गुलाबी कब तक साग बेचती रहेगी? क्या उसे मालूम नहीं? क्या उसे? भोला सोचते सोचते झुंझला उठा। उन्हें पता नहीं होना चाहिए, वरना इस तिनके की झोपड़ी में आग लग जाएगी। फिर कौन बुझाएगा इसे? कोई सयाना बेटा भी तो नहीं, जो फिर से जोड़ तोड़कर घर गृहस्थी संभाल ले। भोला ने माथे का पसीना अंगुलियों से कांच कर नीचे झिटक दिया। बगल में देखा तो मरसे की लंबी लंबी लाल बालियों पर गौरैयों का एक झुंड उतर आया था। पके दानों को फोड़ते हुए उनके ठोरों से कुट कुट की ध्वनि निकल रही थी। दूसरा दिन होता तो भोला उन्हें उड़ाता, खेत के पास फटकने भी न देता। पर आज जैसे उसका मन इस आवाज के पीछे दौड़ चला। वो सुनता रहा, क्योंकि जब भाटे और मिर्ची की तैयार फसल का एक पौधा भी अब उसका नहीं रहेगा, तब इन मरसों से क्या होता है। उसके जी में आया कि वो चिल्ला पड़े, खूब खाओ, मनमाना खाओ। पर एकाएक गुलाबी को सामने आती देख वो हड़बड़ा उठा। ऐसा क्या करे कि वो सोचने लगा, और वहीं बगल में पड़ी खुरपी उठाकर मरसे की जड़ के पास जा बैठा। भगवान तो है बैठे के नाही लिखे है का हो, जो पके मरसे की जड़ खुरपिया रहे हो। कुछ रस दाना भी किया है या वैसे ही हो? और वो तेजी से झोपड़ी के द्वार पर चली गई। लेकिन भोला मनमार उसी मरसे की जड़ में गड़ा रहा। 5 बरस पहले की वो अंधेरी बरसती रात उसके अंधेरे मन में कलट कर थम गई। हवा के गहरे थपेड़ों और पानी की बूंदों के तीर से उनके चेहरे बींद रहे थे। हाथ को हाथ नहीं सूझता था।
धरती पानी में गलती जा रही थी। काहे गांव छोड़ रहे हो, कहाँ जाओगे इतनी रात? बनी बनाई गिरहस्ती है भुल्लू के बाबू, सोच समझ लो, जहाँ 4 जन रहेंगे कुछ न कुछ। फिर हम नीच जात के हैं, चाकरी करने वाले का मान जान कब हुआ है? इतनी छोटी सी बात के लिए गांव छोड़ रहे हो? गुलाबी, अब तो वही रहेंगे जहाँ चाहे सूखी रोटी ही मिले, पर किसी की गालियां न सहना पड़े। भुल्लू को बचाए रहो। उसी समय बिजली कड़क कर अंधेरे में धंस गई थी और वे दोनों बच्चे को बीच में करके एक दूसरे से सट गए थे। पानी की बूंदों ने उन्हें ढक लिया था। कैसी अनोखी छत थी वो, पानी की छत। भोला सोचते सोचते रुक गया। गुलाबी कुलई में बजड़ी का लावा और लोटे में रस लिए खड़ी थी। खर तो मार लेते, कहाँ की विपत आ गई थी जो बासी मुंह बैठ रह गए। भोला कुछ कहने ही जा रहा था कि गुलाबी जैसे विस्मय में बोल उठी, अरे वो न देखो, सुतना पुतना पहिरे कई लोग चले आ रहे हैं। भोला कांप कर रह गया। कहाँ? वहां देखो। भोला के शरीर में बिजली दौड़ गई। वो उठ खड़ा हुआ। तुम जाकर घर में बैठो, इंजीनियर साहब है तो का खा जाएंगे? बड़े चले पर्दा कराने। भोला को जाने क्यों क्रोध आ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि वो आपे से बाहर हो जाएगा, पर वो इतना गर्म तो कभी नहीं होता था। उसने विस्फारित नेत्रों से गुलाबी को देखा। वो डर कर सिमट गई। कैसी थी वो शक्ल? उसने कभी इस चेहरे को नहीं देखा था। बड़ी हुई दाढ़ी के नीचे झांकने वाली नहर सी लकीरें, आंखें धसी धसी, सारा शरीर जैसे गन्ने के चूसे चेपे सा सिकुड़ कर ऐंठ गया था। भयानक से भयानक विपत्ति को हंसकर सहते हुए मुस्कुराने वाले भोला को ये क्या हो गया? वो सोचने लगी, इन खुरदरे हाथों में तो सोना बसता था, इनकी टूटी फूटी थकी बोली से अमृत टपकता था। ये हो क्या गया आज? भगवान, ये क्या हो गया? वो जैसे किसी डाल से टूटे पत्ते की तरह बेसहारा हो गई। तो मर यही खड़ी खड़ी, लाज हया तो सब धोकर पी गई। ये घर घर घूमकर तरकारियां बेचने का फल है। ये सब क्या कह रहे हो भुल्लू के बाबू? वो फूट फूट कर रोने लगी। पर भोला वहां रुका नहीं। वो जल्दी जल्दी डग बढ़ाता आगे बढ़ गया और सिंचाई विभाग के इंजीनियर साहब, छोटे साहब तथा ठाकुर साहब से बड़ी देर तक बातें करता रहा। इधर प्रथम पंचम वर्षीय योजना का समय समाप्त हो रहा है। 10 लाख रुपए का काम बाकी रह गया है। काम नहीं हुआ तो रुपए डूब जाएंगे। योजना तो जनता के हित के लिए बनाई गई है ना, इसीलिए किसी भी तरह काम हो जाना चाहिए। और मौका भी क्या सुनहरा मिला है कि चैती की जवान फसल धरती पर पेंगे मारने लगी है। अभी अभी किसानों ने खेतों को दूसरा पानी दिया है। इस समय खेतों के बीच से नहर बनवाते समय करीब 60 फुट चौड़ी जमीन पर फावड़े चलाकर नरम मिट्टी उलटवाने में ठेकेदार को भी काफी आराम है। जेठ बैशाख होता तो मिट्टी पत्थर होती। सिंचाई लहलहाती हुई मिट्टी में फावड़े ऐसे धंसते हैं जैसे सेब में दांत। ऊपर से सहयोग और राष्ट्रीय हित का भाषण। भूं भूं करके गुर्राने वाली जीपों की चहल कदमी के लिए ऐसी मुलायम सेजें कहाँ मिलेंगी? महीने भर से गांव की सीमा में से नहर बन रही थी, पर जब तिवारी जी के 12 बिघवा चक के ठीक कोने पर फिता गिर गया, तब सारा काम जहां का तहां धरा रह गया। सिंचाई मिनिस्टर इसी खित्ते के तो रहने वाले हैं। पिछली बार चुनाव में तिवारी जी ने धनजन से बड़ी मदद की थी उनकी। कितने आसामी तो गाय बैल की तरह बाड़े में रात भर बंद किए रहे और सवेरे ही लारी में भर भर कर उन्हें पोलिंग स्टेशन पहुंचाकर वोट ले लिया गया था। लोग कहते हैं तिवारी जी ने कमाल कर दिया था। सिंचाई मिनिस्टर तो इतने खुश कि तिवारी जी की अकल के गुलाम हो गए तब से। और अब जब नहर का सिरा आकर उन्हीं तिवारी के 12 बिघवा के कोने पर गिरा, तब उनके तेवर चढ़ गए। काम बंद हो गया। पंडित जी रात की गाड़ी से फौरन लखनऊ के लिए रवाना हो गए।
सवेरे ही लोग कहते हैं गांव से तार द्वारा इंजीनियर को लखनऊ बुलाया गया और आदेश हुआ कि नहर इधर उधर घुमाकर खेत बचा लिया जाए। इंजीनियर बड़ा हंसता था क्योंकि इस नन्हे से काम के लिए इतना बड़ा फव्वारा खड़ा करने की क्या जरूरत थी। यही 1000 रुपए और एक मुर्रा भैंस जो अब दी है तभी दे देते तो बिना लखनऊ गए ही काम हो जाता। उनका तो यही काम है, जिस पार्टी ने रुपए ज्यादा दिए उनकी ओर से फीते का रुख जरा सा मान लिया, फिर नए शिकार, ताजे रुपए और इस तरह गांव के गांव चंदा करके अपनी हद इस खूबसूरती से बचा लेते हैं कि नहर का पानी भी मिले और जगह भी खराब ना हो। अब क्या कोई पराई सरकार है? ये तो रुपए के एक घर से दूसरे घर में जाने की बात हुई। जनता की सरकार जनता को कैसे नाराज करे? उसको काम तो करना ही है और श्रद्धा भक्ति से जो भी मिल गया उसे नकारे कैसे। इधर गुलाबी के बड़े बड़े मंसूबे हैं। उसने सुना है नहर निकलने पर कोई अड्डा बनने को है, पानी भी पास रहेगा, खूब तरकारियां होंगी और वो उसी अड्डे पर तरकारियों की एक दुकान लगा देगी। कौन मारा मारा फिरे, तब तक तो अपना भुल्लू भी सयाना हो जाएगा। पर आज एकाएक भोला की ये हालत देखकर उसका उत्साह ठंडा हो गया। अभी तो गाली गुफ्ता ही है, कौन जाने कभी हाथ भी उठाने लगे। उसने आंचल से आंसू पोंछे और रस दाना उठाकर घर में लौट गई। कब भुल्लू स्कूल से लौटा और कब जेब में बजड़ी का लावा भरकर गुल्ली डंडा खेलने चला गया उसे पता नहीं। सुबह जब उसके दरवाजे पर शोरगुल हुआ तब एकाएक हड़बड़ाकर वो उठ बैठी। वो रात लौटे ही नहीं और मैं ऐसी बावरी की सो गई बिना पता लिए। उसका मन थीर हो गया था, लेकिन जब शोर बढ़ता गया तब वो बाहर निकल आई। बहुत से आदमी देखकर वो चौंकी। क्या बात है? घूमकर देखा, उसका खेत साफ हो चुका है। नहर आधे खेत तक पहुंच गई है। पतले लंबे खेत के बीचों बीच मजदूर कह रहे हैं ये तो ठीक नहर की ही नाप का खेत है। 2500 फावड़े साथ ही उठ रहे हैं, साथ ही गिर रहे हैं। किसे पकड़ ले, किसे रोक ले, वो पागल की तरह खेत में दौड़ने लगती है। वही बगल में कैंप के पास बहुत से लोग किसी को घेरे खड़े हैं। पुलिस के आदमी पगड़ियां बांधे घूम रहे हैं। गुलाबी दौड़ी जाती है तो देखकर धक से रह जाती है। भुल्लू के बापू, तुम, क्या हो गया तुम्हें? वो दौड़कर भोला के पास पहुंच जाती है और बिफर कर रोने लगती है। कल भोला को जब ये निश्चय हो गया कि उसका खेत किसी तरह नहीं बच सकता, तब वो घर नहीं लौट सका। एक बार उसके मन में आया कि अब पंछी को बसेरा छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन फिर वो 5 वर्ष पहले वाली काली रात उसके सर पर भूत ही तरह सवार हो गई। मेरी ये नन्ही सी दुनिया कौन उजाड़ रहा है? ये तिवारी? हाँ, यही। चलो उसी का गला घोंट देता हूँ। और वो रात के अंधेरे में डग बढ़ाता हुआ कोठी के दरवाजे पर पहुँच गया। दरबान सो रहे थे, तिवारी सामने ही सोया था। भोला के हाथ ऐंठे, पर इसने तो अपना खेत बचाया है। सब अपना बचाने की कोशिश करते हैं, सबके अपने स्वार्थ, पर न्याय तो अफसर करता है ना। सारा दोष इंजीनियर का है, धूर्त है वो, वही सारे अनर्थ की जड़ है। वो दौड़ता हुआ उसके कैंप पहुंच गया। चपरासी सो रहे थे। कैंप के द्वार के ठीक सामने पड़ी चारपाई पर इंजीनियर की बीवी सोई थी। उसका चेहरा लालटेन के हल्के प्रकाश में चमक रहा था। उसके होठों पर अजीब से मोह स्वप्न की मुस्कान व्याप्त थी। उसके माथे की बिंदिया, वो कांप गया। गुलाबी, मेरी गुलाबी, कितना दुख सहती हो तुम मेरे साथ। जाने कहाँ की है ये बेचारी, मारी मारी फिरती है। उसका सारा शरीर कांपने लगा। ये तो नौकर है, इसका क्या दोष? सरकार दोषी है, सरकार। उसकी बाहों पर बल पड़ गए, होठ फड़कने लगे। वो घूमकर सिवान में भागना चाहता था कि उसे सहसा ख्याल आया, लेकिन सरकार को क्या मालूम कि मेरे पास वही एक खेत है। मैंने 5 बरस में आधे पेट खाकर उसे खरीदा है। वो रुक गया, लेकिन वो क्या करे, कहाँ जाए?
सोचते सोचते एक बार फिर वो कैंप की तरफ घूमा, पर उसकी निगाह इंजीनियर की पत्नी के चेहरे पर फिर थम गई। नींद से बोझिल पलकों की छाया में रोशनी की पतली कांपती रेखाओं को देखते देखते उसे कई मिनट लग गए। गुलाबी की कोमल बरौनियां और आंसुओं में तीरती बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंखें उसके आगे नाच कर रह गई। कितना सब्र होता है इन आंखों में, कितनी ममता, कितना त्याग। वो भूल गया, सब कुछ भूल गया। इसी बीच जाग जुग हो गया और लोग अपनी चारपाइयों से उठकर दौड़े तो भोला उन्हें वहीं खड़ा मिला। भाग तो सकता था वो, पर भागा क्यों नहीं, ये आप खुद सोचिए। भूमिहीन श्रमजीवी भोला पुलिस, तिवारी जी, इंजीनियर और सरकार की हिरासत में है, इसीलिए चोर अथवा खूनी कुछ भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि गुलाबी के पास तो अब दौने की पत्तियां भी नहीं रही। दोस्तों, किसान की पीड़ा बयान करती ये कहानी आपको थोड़ा भी प्रभावित कर पाई हो तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। किसान की पीड़ा को समझना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। किसान है तो हम हैं, इसे आप भी मानते होंगे। शुक्रिया।